नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों और वो लोग जो नियमित रूप से इन वीडियोज़ को देखते हैं और आकर सराहना करते हैं। कुछ कमियां हो तो मित्रता भरी सलाह देते हैं। वेलकम इन दिस यूट्यूब चैनल। हम लोग बीए पार्ट फर्स्ट की सेकंड पेपर की क्लास के लिए मिल रहे हैं। इस क्लास में कल एक नई कहानी मैंने शुरू की है। कहानी का नाम है मधुआ। मधुआ कहानी जयशंकर प्रसाद की लिखी हुई है। मैं परिचय कल दे चुकी हूँ। जयशंकर प्रसाद छायावादी कविता के महत्वपूर्ण कवि हैं। प्रसाद स्कूल की कहानियों के जरिए इन्होंने कहानी के एक नए रूप से हमें मिलवाया था। नाटककार है। ऐतिहासिक नाटकों में इनका सबसे प्रभावशाली हस्तक्षेप है। एक घूंट इनका लिखा हिंदी का पहला एकांकी है। बीए पार्ट सेकंड में हमारे सिलेबस में इस तरीके की चीज़ें हैं नाटक और एकांकी को लेकर। और मधुआ कहानी एक अनाथ बच्चे की कहानी है। जमींदार साहब के यहाँ शराबी आया हुआ है कहानी सुनाने के लिए। शराबी ने गड़ेड़िए और उसकी भूखी बेटी की जो कहानी सुनाई थी उस पर जमींदार साहब ठठाकर हंसे थे। वैसी ही कोई बहुत हंसने वाली कहानी अगर शराबी सुनाएगा तो वो उसको पिलाएंगे। यहाँ तक हमारी बात हुई। महलों की कहानियाँ उनको दर्द भरी लगी थी और गड़ेड़िए की बेटी जिसने मोतियों के दानों को भूख के मारे और भुट्टे के सिक्के में दाने समझकर चबा लिया और फिर थूक दिया था, उस कहानी में उनको वो वेदना नजर नहीं आई थी, भूख की पीड़ा नजर नहीं आई थी। उस कहानी में उनको लड़की की मूर्खता नजर आई थी। तो उनका हास्य बोध यहाँ तक है, उनकी समझ यहाँ तक है। बस वो पैसे वाले कीड़े थे, इससे अधिक कुछ नहीं। कहानी में आगे पेज नंबर 38 पे शराबी मुखातिब है ठाकुर साहब से। सरकार, बूढ़ों से सुने हुए वे नवाबों के सोने से दिल, अमीरों की रंगरेलियां, टुकड़े की दर्द भरी आहें, रंग महलों में घुल घुलाकर मरने वाली बेगमें अपने आप सिर में चक्कर काटती रहती हैं। मैं उनकी पीड़ा से रोने लगता हूँ। अमीर कंगाल हो जाते हैं, बड़ों के घमंड चूर होकर धूल में मिल जाते हैं। तब भी दुनिया बड़ी पागल है। मैं उसके पागलपन को भूलने के लिए शराब पीने लगता हूँ सरकार, नहीं तो बुरी बला कौन गले लगा। कहता है कि मैंने अपने बुजुर्गों से सुना था रंग महलों की पीड़ाएं, वो सोने चांदी के दिल और उनमें अमीरों की रंगरेलियां, उनमें आपस के दुख दर्द पीड़ाएं, पति पत्नी राजा रानियों के बीच के टीस दिक्कतें, मनमुटाव, दाम्पत्य संबंधी झगड़े, विवाहेतर संबंध और उनके बड़े बड़े रंग महलों में भी दुख से घुल मरने वाली बेगमों की पीड़ाएं मेरे सिर में चक्कर काटती रहती है। मैं उनकी पीड़ा से रोने लगता हूँ। और देखिए समय कैसा होता है। अमीर कंगाल हो जाते हैं, अमीर के घमंड चूर चूर हो जाते हैं, पैसा धरा रह जाता है, वक्त अपनी चमक, अपना ठेका दिखा जाता है, उनकी औकात बता जाता है। तब भी दुनिया बड़ी पागल है, समझती नहीं है कि कब क्या हो जाएगा। और उसके पागलपन से मैं इतना ज़्यादा व्यथित हो जाता हूँ कि शराब पीने लगता हूँ। नहीं तो सरकार, ये बुरी आदत कौन गले लगाता है, ये शराबी कह रहा है। ठाकुर साहब ऊँघने लगे थे, अंगीठी में कोयला दहक रहा था। इतनी सुनते सुनते ठाकुर साहब ऊँघने लग गए थे। अंगीठी में कोयला दहक रहा था, यानी सर्दियों के दिन थे, आग तपने के लिए सिगड़ी जल रही थी या रूम में जो फायर प्लेस होता है। शराबी सर्दी से ठिठुरा जा रहा था, वह वहाँ हाथ अपने सेकने लग गए। सहसा नींद से चौंकर ठाकुर साहब ने कहा, अच्छा जाओ, मुझे नींद लग रही है, देखो वह 1 रुपया पड़ा है, उठा लो और लल्लू को भेजते सब। झोंक तो आने लग गई नींद की ठाकुर साहब को, लेकिन अचानक उठे हैं। हाँ, शराबी बैठा है, बोले सुनो मुझे नींद आ रही है, वो 1 रुपया तुम उठा लो और जाते टाइम लल्लू को भेजते जाना। लल्लू उनके जमादार का नाम था। शराबी रुपया उठाकर धीरे से खिसका। शराबी ने रुपया उठा लिया, चुपचाप निकला कि कोई खुड़का नहीं हो, शोर नहीं हो।
लल्लू ठाकुर साहब का जमादार था। उसे खोजते हुए जब वह फाटक पर ही बगल वाली कोठरी के पास पहुंचा तो उसे सुकुमार कंठ से सिसकने का शब्द सुनाई पड़ा। वह पहुंचा, खोजता खोजता किसी कोठरी में ही मिलेगा। एक कोठरी जो मेन गेट के पास बनी थी वहां वो पहुंचा तो वहां उसको एक बहुत ही सुकुमार कंठ, कोमल कंठ, बच्चे के गले के लिए कहा गया है, उसके सिसकने की, कोमल कंठ के रोने की आवाज सुनाई दी। वह खड़ा होकर सुनने लगा कि ये आवाज किसकी है, कहां से आ रही है। अंदर से उसको आवाज सुनाई देती है, तो सुअर रोता क्यों है? कुंवर साहब ने 2 ही लात न लगाई है, कुछ गोली तो नहीं मार दी। एक व्यक्ति की आवाज आ रही है जो बच्चे को कह रहा है, अरे सुअर तू रोता क्यों है? अरे कुंवर साहब ने तो लात ही तो मारी है, तो गोली मार दी क्या तुझे? बहुत ही गुस्से में वो बच्चे को बोली, किंतु उत्तर में सिसकियों के साथ एक आध हिचकी सुनाई पड़ रही थी। उत्तर में बहुत दर्द भरी हिचकी, सिसकी सुनाई दे रही। सिसकियों के बीच में ऐसे एक आध हिचकी चल पड़ती थी। अब और कठोरता से लल्लू ने कहा, मधुआ सो जा, सो रहा, नखरा न कर, नहीं तो उठूंगा तो खाद उधेड़ दूंगा, समझा ना। यही करते हैं, बच्चे को पहले पीटा जाता है, फिर बोला जाता है चुप हो, पहले चुप चुप, रोया तो और पीटेंगे। भाई आपने मारा इसलिए रो रहा है, और अब आप चुप कराने के लिए फिर मारेंगे। बच्चा गिर जाता है कीचड़ में, बच्ची गिर जाती है किसी बात में, जिसको चोट लगी है ना, उसको सबसे पहले सहलाने की जरूरत होती है, प्रेम की जरूरत होती है, जख्म पे मरहम की जरूरत होती है। लेकिन पेरेंट्स का सबसे पहले क्या ध्यान जाएगा, तुझे कहा था ना उधर मत जा, कहना ही नहीं मानते। फिर जब जोर जोर से बच्चा रोने लगता है, चुप चुप हो पहले, नहीं और मारेंगे। सबसे पहले तो बच्चों को नहीं सिखाना, बड़ों को सीखना है कि कैसे बिहेव करना है। इस कहानी में मधुआ छोटा सा बच्चा है, लेकिन बड़ा उसको मार खाने के बाद भी चुप रहने की सलाह दे रहा है कि देख मधुआ, चुप होके जा अपनी कोठरी में सो, नखरा मत कर, नहीं तो उठूंगा तो खाल उधेड़ूंगा। शराबी चुपचाप सुन रहा है। बालक की सिसकी बढ़ने लगी, फिर उसे सुनाई पड़ा, ले भागता है कि नहीं, क्यों मार खाने में तुला है? बच्चा सिसक रहा है, और अब बड़े की आवाज फिर गूंजी कि तू मार खा के मानेगा क्या? भाग जा यहाँ से, मार खा के जाएगा नहीं। भयभीत बालक चुपचाप बाहर चला आ रहा है। शराबी ने उसके छोटे से सुंदर गोरे गोरे मुखड़े को देखा। शराबी ने देखा छोटा सा बच्चा है, प्यारा सा मुंह है, देखिए गोरा हो या सांवला हो या काला हो, रंग सारे सुंदर होते हैं। हमने बना जरूर दिया कि गोरा रंग सबसे खूबसूरत होता है। मैं पढ़ाने में इमोशनल हो रही हूँ सोचकर कि हमने जितने तरह के भेदभाव हो सकते थे उतने तरह से भेदभाव किया, गोरे रंग को इतना महिमा मंडित कर दिया कि काले लोगों को बिना किसी वजह के तमाम खूबियों के बाद भी अपने में कमी नज़र आती है। कमी नज़र आती नहीं है और होती नहीं है, ज़बरदस्ती एहसास करवाई जाती है। तो इस बच्चे की तो खैर हम क्या बात करें, छोटा सा बच्चा है, गोरा मुखड़ा है। उसने देखा कि आंसू की बूंदें वहाँ पर भुलक रही थी। बड़े दुलार से उसका मुंह पोंछते हुए उसे लेकर वह फाटक से बाहर चला आया। बच्चे को शराबी ने बड़े प्यार से अपने पास किया और फाटक के बाहर निकल आया। आंसू भी पोंछ दिए थे, कड़ाके की सर्दी थी। दोनों चुपचाप चलने लगे।
शराबी की मौन सहानुभूति को उस छोटे से सरल हृदय ने स्वीकार कर लिया। शराबी और वो पहली बार मिले, लेकिन जिस बच्चे के सर पर किसी ने कभी प्यार से हाथ न फेरा हो, पहली बार प्यार के स्पर्श से वो अभिभूत हो गया। उसने चुपचाप उस स्पर्श को स्वीकार कर लिया। जिन बच्चों को बहुत बार प्यार मिलता है, उनको मतलब टॉफी चॉकलेट देते हैं तो कई बार मना कर देते हैं, क्योंकि उनको सिखाया गया होता है किसी के हाथ से कुछ लेना नहीं है। आंटी को थैंक यू बोलो, अंकल को सॉरी बोलो। उनका पालन पोषण अलग ढंग से होता है। जिनको कभी प्यार ना मिला हो, या तो वो इतने रफ हो जाते हैं कि आप जब उनको प्यार करना चाहो तो वो आपको शक की नज़र से देखते हैं, या फिर निढाल हो जाएंगे, आपके सामने झुक जाएंगे, प्रस्तुत हो जाएंगे गले लगा लिए जाने के लिए। ऐसा हाल इस बच्चे का। वो चुप हो गया। अभी वो एक तंग गली पर रुका ही था कि बालक के फिर से सिसकने की उसे आहट लगी। चलता चलता एक बहुत संकड़ी गली के पास पहुंचा। इतने में देखा बच्चा फिर सिसक रहा है। उसने झड़क कर पूछा, अब क्यों रोता है रे छेत्र छोकरे? हैं? मतलब अब तो कोई मार भी नहीं रहा है, क्यों, क्या हुआ? मैंने दिन भर से कुछ खाया नहीं। बच्चा बोलता है, मधुआ बोलता है, मैंने दिन भर से कुछ नहीं खाया, कुछ खाया नहीं। इतने बड़े अमीर के यहाँ रहता है और दिन भर तुझे खाने को नहीं मिला। हैरत होती है शराबी को कि तू इतने बड़े अमीर के यहाँ काम करता, तुझे दिन भर खाने को नहीं मिला। यही तो मैं कहने गया था। जमादार के पास मार तो रोज ही खाता हूँ, आज तो खाना भी नहीं मिला। मैं जमादार से यही कहने गया था, मैं मार तो लगभग रोज ही खाता हूँ, लेकिन खाना भी खा लेता हूँ, आज खाना भी नहीं मिला। कुंवर साहब का ओवरकोट लिए खेल में दिन भर साथ रहा। 7 बजे लौटा तो और भी 9 बजे तक कुछ काम करना पड़ा। कुंवर साहब ठाकुर साहब का बेटा शिकार करने गया तो इतना बड़ा भारी भरकम ओवरकोट बड़ा कोट होता है और बच्चा छोटा, ये उनका कोट। देखिए, एक आदमी तो अमीरों को कोट संभालने के लिए चाहिए, जैसे राजाओं के छतर पकड़ने के लिए, पान प्रस्तुत करने के लिए, हवा करने के लिए, वैसे ठाकुर साहब के साथ ये जंगल में गया। उनका कोट पहने पहने पूरे दिन घूमा। वापस लौटा तो 7 बज गए थे और चुटपुट कुछ न कुछ काम बताते रहे तो 9 बजे तक काम करना पड़ा। आटा रख नहीं सका था और इसका टाइम फिक्स है, शाम को सूखा आटा इसको मान के लाना पड़ता है जमादार से, फिर ये उसको गूंथता है, रोटी बनाता है। आज आटा ही नहीं रख सका, रोटी बनती तो कैसे? जमादार से कहने गया था। भूख की बात कहते कहते बालक के ऊपर उसकी दीनता और भूख ने एक साथ ही जैसे आक्रमण कर दिया, वह फिर हिचकियां लेने लगा। अपनी भूख की बात और शोषण की बात कहने लगा तो दोनों बातें आपस में गुत्थम गुत्था हो गई। और कई बार हम रो रहे होते हैं, फिर किसी के बहलाने से चुप हो जाते हैं और फिर से अचानक से एक हुक उठती और हम फूट फूट कर रोना शुरू कर देते हैं। इसके बाद में इसके साथ भी यही हुआ। बताते बताते ये एकदम हिचकियां बन गई, लंबी लंबी जो हिचकियां बन जाती है रोते रोते बच्चे में, वो भाव जग गया। रोने वाला रो रहा है, अभी वो विषाद की स्थिति में। शराबी उसका हाथ पकड़कर घसीटता हुआ गले में ले चला। शराबी ने उसका चल मेरे साथ आ, उसका घसीटता हाथ लेके एक गंदी कोठरी का दरवाजा ढकेल कर बालक को लिए हुए भीतर पहुंचा। एक बहुत ही गंदी सी कोठरी थी, उसका दरवाजा ठेल के खुलता था, बांस की हड्डी से बना हुआ था। वहाँ पहुंचा, टटोलते हुए सलाई से मिट्टी की ढेबरी जलाकर वह फटे कंबल के नीचे से कुछ खोजने लगा। ढेबरी, चिमनी, कुप्पी, कांच की शीशी में केरोसिन डाल के उसके ढक्कन में सुराख करके और एक बत्ती बना के कपड़े की उसमें रोशनी के लिए व्यवस्था करना। इसने दिया सलाई यानी माचिस ढूंढी और वो चिमनी जलाई। फटे कंबल, अब देखिए व्यवस्था,
यही होता है देश, काल और वातावरण। वातावरण निर्माण कहानी का एक विश्वसनीय पात्र बन जाता है, सजीव हो जाता है। मनुष्य न होते हुए भी, पशु पक्षी न होते हुए भी सजीव दिखाई देगा कि उस जगह की क्या व्यवस्था है, वहाँ रहने वाला व्यक्ति कैसा है। तो एक फटी कंबल वहाँ बिछ रही थी, उसको वो हटाया और टटोला, एक पराठे का टुकड़ा मिला। एक पराठा कभी खरीदा होगा आजकल में, उसको चौथाई रख रखा है बचा के। शराबी उसे बालक के हाथ में देकर बोला, जब तक तू इसे चबा मैं तेरा गड्ढा भरने के लिए कुछ और ले आऊं। ले, चुप हो, रो मत, ये खा, चबा, मैं तब तक तेरा पेट का ये गड्ढा भरने के लिए कुछ और व्यवस्था करता हूँ। आज 1 रुपया है शराबी के पास। सुनता है ना छोकरे, रोना मत, रोएगा तो खूब पीटूंगा, मुझे रोने से बड़ा बैर है। पाजी कहेगा मुझे भी रुलाने का। आगे वो चुप हो जाता है। प्यार से भी डांटते हैं, हमारे माँ बाप ही नहीं, दोस्त ज़्यादा। हम मरने की बात करते तो भी कहते पिटाई कर देंगे तुम्हारी। रो रहे होते तो कहेंगे चुप हो जा यार, मैं और पीट दूंगा। शराबी का दोष इतना ही है कि वो शराबी है। सेठ जी से, जमींदार साहब से, ठाकुर साहब से इंसानियत के मामले में कई बालिश्त बड़ा है वो। बच्चे को कहता है कि देख अब रोया ना तो बहुत कूटूंगा, ये पराठे का टुकड़ा चबा, इतने में तेरा गड्ढा भरने की व्यवस्था करता हूँ, लेकिन चुप रहना, मुझे रोने से बहुत दिक्कत है, बहुत चिड़ मस्ती है, खुद भी रो रहा है मुझे भी रुला देगा। ऐसा कह के शराबी निकला। शराबी गली के बाहर भागा, उसके हाथ में 1 रुपया था और मन ही मन क्या सोच रहा है, 1 रुपया है शराबी के पास और भाग के जा रहा है। 12 आने का 1 देशी अद्धा और 2 आने की 1 चाय, 2 आने की पकौड़ी, नहीं आलू मटर, अच्छा सही, 4 आने का मांस ले लूंगा, मांस ही। पर ये छोकरा, इसका गड्ढा तो भरना ही पड़ेगा, या कितना खाएगा और क्या खाएगा। और आज तक तो मैंने कभी दूसरों के खाने का सोच किया ही नहीं, तो क्या ले चलूं, पहले आधा ले लूं। शराबी भागा भागा जा रहा है कि मैं 1 तो क्वार्टर, आधा पौवा क्या भी कह दीजिए, वो ले लेता हूँ, 2 क्वार्टर दारू देशी और थोड़ी चाय और पकौड़ी इस बच्चे के लिए। फिर सोचता पकौड़ी चाय नहीं, आलू मटर ये ठीक रहेगा। फिर कहता नहीं 4 आने का नॉनवेज ले चलता हूँ। इस छोकरे का कैसे क्या गड्ढा भरेगा, मतलब पेट कैसे भर दूंगा मैं कितनी चीज़ों से, क्या तो ये खाता है क्या नहीं खाता है भी नहीं पता। अब उसके ध्यान आ रहा है कि वो तो जिंदगी भर से अकेला था, जब से होश संभाला तब से अकेला है, कभी किसी की फिक्र की नहीं, किसी की जिम्मेदारी थी नहीं। क्या तो ले चलूं क्या नहीं ले चलूं, लेकिन पहले मैं आधा तो ले लेता हूँ, मेरे लिए दारू तो ले लेता हूँ। इतना सोचते सोचते उसकी आंखों पर बिजली के प्रकाश की झलक पड़ी। जब वो आगे सोचते सोचते जा रहा है तो आंखों पे बिजली का पलका पड़ा तो देखा उसने अपने को मिठाई की दुकान पर खड़ा पाया। वो किसी शराबी की दुकान पे नहीं गया, किसी नॉनवेज की दुकान पे नहीं गया, किसी चाय पकौड़े की दुकान पे नहीं गया, वो कहाँ खड़ा है, वो मिठाई की दुकान पे खड़ा है। वो शराब का अद्दा लेने भूल कर मिठाई पूरी खरीदने लगा। भूल गया, सोच तो रहा था जाऊंगा अद्दा लूंगा, दारू लूंगा, खड़ा है मिठाई की दुकान पे, होश आया तो अच्छा यहाँ आ गया क्या मैं, यानी अंतस चेतना जागृत थी। अचेतन में उसको पता था, उसकी चेतना ने आज उसको अचेतन के सामने चेतन मन पराजित हो गया। मन में जो भी सोच रहा हो, भीतर उस बालक के लिए जो वेदना थी, जो इंसानियत का भाव था, जो मातृत्व का, पितृत्व का, वात्सल्य का भाव था, वो उसको मिठाई की दुकान पे ले आया। उसने वहाँ मिठाई पूरी खरीदी, नमकीन लेना भी नहीं भूला, भुजिया और जो भी नमकीन चीज़ें हो सकती वो भी लिया। पूरा 1 रुपये का सामान लेकर वह दुकान से हटा। जितना 1 रुपये में उस जमाने में बहुत आ सकता था, उसने 1 रुपये का टोटल सामान दोनों में भर के
तब दुकान छोड़ी। जल्द पहुंचने के लिए एक तरह से दौड़ने लगा, उत्तेजित खुशी के मारे। बच्चे के पास जल्दी पहुंचने के लिए वो दौड़ा जा रहा है। अपनी कोठरी में पहुंचकर उसने दोनों की पात बालक के सामने सजा दी। दोनों पत्तों को इस तरीके से जब मोड़ के यूं खाने पीने की चीजों के लिए तैयार कर देते हैं, इस तरीके से दोना बनता है, अंदर सामान आता है। सारे दोने बच्चे के सामने जजा दी, पात की तरह पंगत में जैसे एक एक मिठाई रखती है वैसे उसके सामने एक लाइन लगा दी। उसकी सुगंध से बालक के गले में एक तरावट पहुंची, मुस्कुराने लगा। ये जो मिठाइयाँ थी उसकी खुशबू से बच्चे के गले में एक नमी, एक ठंडक, पानी, और बच्चे को हंसी आ गई, मुस्कान हल्की सी। शराबी ने मिट्टी की गगरी से पानी उड़ेलते हुए कहा, नटखट कहीं का हंसता है। शराबी ने मिट्टी की गगरी थी उससे पानी पिया और कहता है, बड़ा नटखट है, हंसी आ रही तुझे, मिठाई मिली है तो। सोदी बास नाक में पहुंची ना, बढ़िया बढ़िया खुशबू पहुंची ना तेरी नाक में, ले खूब ठूस कर खा ले, फिर रोया कि पिटा। ये प्यार है, ये वात्सल्य है, ये ममता है। कहता है ठूस ठूस के खा ले, लेकिन रोया तो पीटूंगा। माँ भी कहती है जितना लेना खा ले पाई, आया ना कि फिर तू रोवे। ये हम नखरा करने के बाद कोई चीज प्राप्त करते हैं तो सुनने को मिलता है। आज हम इतना ही करेंगे। दूसरे वीडियो में इससे आगे की चलेगी कहानी। उम्मीद करती हूँ कि कहानी से आप जुड़ रहे होंगे। कहानियाँ देखिए कल्पना लोक से नहीं लाते कभी, वो अपने आसपास के वातावरण में जो देखते हैं उसी को काल्पनिक पात्रों के नाम के सहारे हम तक पहुंचा देते हैं। जब वो लिखते हैं तो वो उनकी कल्पनाएं होती हैं, लेकिन लिखने के पहले उन्होंने निकट या दूर कहीं ना कहीं उनको जिया है, भोगा है, देखा है, प्रत्यक्ष दर्शी रहे हैं, दृष्टा रहे हैं। तो कहानी से हम जुड़े हैं। अगले भाग में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।